मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार के कहने पर एक जाली डिग्री वाले को ड्रैब का सीईओ लगा दिया गया। दानिस्ता जानते बूझते हुए लगाया गया। मतलब आपको अगर नौकरी से निकालने का बुना ही नहीं कि जितनी पाकिस्तान की माफिया थी इस बात पे मुझे पता था कि सीईओ बन जाएगा ये। आप लगाते ना को भाई साहब आपने 1 करोड़ रुपए खा लिया, 1 करोड़ रुपए खा लिया। मैं भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का की पोस्ट का प्लेयर हूँ। बल्कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि आपके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। प्राइम मिनिस्टर होता कौन है मेरे खिलाफ ख्वाहिश रखने वाला? क्या प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्टेड हूँ? दे रोट द लेटर। सिर्फ मैं ड्रैप में नहीं था, मैं और मेरी मिसेज दोनों ड्रैप में थे। हम दोनों अपने अपने वक्त के पोजीशन होल्डर हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से। साकिब निसार साहब का सिर्फ इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बुरी तरीके से इसमें मुलविस थे। साकिब निसार साहब के दामाद, 2 दामाद अपनी कंपनियां ओन करते हैं, और ये जो दामाद हैं इनके मामू भी कंपनी ओन करते हैं, इनकी मामी भी कंपनी ओन करती है। दामाद की भी कंपनी है, दामाद की मामू की भी कंपनी, दामाद की मामी की भी कंपनी, दामाद के चचा की भी कंपनी, दामाद के ताया की भी कंपनी, चचा के औलादों की भी कंपनी, अलग अलग औलादों की भी कंपनी। पंजाब के गवर्नर सरवर साहब, सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, फेडरल मिनिस्टर क्यानी साहब, तीनों फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक के साथ खड़े हैं तस्वीरें में। आप मुझे बताइए, जब इतनी बड़ी कुव्वत खड़ी हो जाएगी किसी मैन्युफैक्चरर के साथ, एक 17 ग्रेड का अफसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डीएसपी के बाद की जरूरत होगी जाके उसके खिलाफ एक्शन? देखिए धमकी थी खुल्लम खुल्ला, ये हम जैसे लोगों को धमकी थी। दबासाज कंपनियों के मालिकान ने चीफ जस्टिस साकिब निसार को उनके घर में जाके डैम फंड दिया, तस्वीर खिंचवा के हम जिसको भेजी कि डरो पीछे हटो। जो प्ली बार्गेनिंग कंपनियां थी, प्ली बार्गेन की, बाद में उन्होंने इमरान खान को वहां स्पॉन्सर्ड किया स्विट्जरलैंड में। इमरान खान एट ऑल एंड कली अपने बेटे को, जिसका नाम नजमुल साकिब है, जी वाले की ऑडियो आई है, इसको मिलवाया गया वजीर आजम से कि ये मेरे साहबजादे हैं, और उस मौजू की रिपोर्ट पर उसे कहा गया कि रिपोर्ट से मुतमईन है, लेकिन आपके पास मिनिस्टर कम है। ये कौन बोल रहा है? ये चीफ जस्टिस साहब बोल रहे हैं, साकिब साहब। और जिस दिन बोल रहे हैं उसी दिन शाम को खबरनामे में 2 लोग हल्फ उठा रहे हैं, एक दामाद के अब्बू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ जो है वो डॉक्टर उबैद अली मौजूद हैं। ड्रैप के जो है वो एक साबिक सीनियर अफसर हैं, उनको स्वयं साबिक कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, आइए आज दास्तान भी हम आपको सुनाएंगे। आज इनके इंटरव्यू का करने का बुनियादी मकसद ये था कि आवाम को बताना कि जो पाकिस्तान को माफियाज कैसे चलाती हैं, और ख़ास तौर पे जो दवाओं की माफिया है वो किस तरह कीमतें बढ़ाती है, और पाकिस्तान के बाअसर तरीन लोग जो हैं इन दवासाज कंपनियों की पुष्पनाई कैसे करते हैं, और उन लोगों का जो है कीमतें बढ़ाने में जो है वो क्या किरदार होता है। इंतहाई होशरुबा इंकशाफात हैं। आज हम डॉक्टर उबैद अली से पूछेंगे, ये आपको बताएंगे, जो जो ये बात कर रहे हैं सब चीज़ों की जो है शवाहिद और रिकॉर्ड मौजूद है, और बहुत सारे मामलात के, बल्कि तमाम मामलात के जो है ये खुद ऐनी शाहिद भी रहे बैसियत एक सरकारी अफसर के। उबैद भाई, हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? माफियाज का कंट्रोल, माफियाज कीमतें बढ़ाती हैं, आम आदमी समझता है कि महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, खेल दूसरा हो रहा होता है। ये होता कैसे है, क्या होता है इस मुल्क में, गोरख धंधा क्या है? फैसल भाई बहुत शुक्रिया, इतने हसास मौजू पर आपने हिम्मत की, हौसला किया और मुझे दावत दी। देखिए, जहाँ पर दवाओं की कीमत बढ़ाना ज़रूरी है वहाँ ज़रूर बढ़ाई जाए ताकि दवा दस्तयाब है, लेकिन इसकी आड़ में लूट मार की जो प्रमोशन है वो एक बहुत ऑर्गेनाइज, सस्टेनेबल, बाय डिज़ाइन प्रोसीजर है। और बड़ा अब ये प्रोसीजर इतना मेच्योर हो गया है कि जो सिर्फ मरीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की कामयाबी में, पाकिस्तान की ग्रोथ में बराह रास्त रुकावट डाल रहा है। फैसल भाई मुझे इजाज़त दीजिए बताने का, 1995 में मैंने फार्मेसी की। 95 के बाद मैं फार्मेसी की दुकानों पे खड़ा था, यानी कि जहाँ पे मरीज़ को दवा दी जाती थी। तो 95 के बाद से लेकर आज तक मैं दवाओं के साथ हूँ। सन 2000 यानी जैसे ही 21वीं सदी शुरू हुई, मैं फेडरल गवर्नमेंट में सिविल सर्विस में आ गया। वहाँ मुख्तलिफ बेंच थे, मुख्तलिफ डेस्क थे, ड्रग रजिस्ट्रेशन का, ड्रग लाइसेंसिंग का, कंपनी की लाइसेंसिंग का, ड्रग की प्राइसिंग का, ड्रग की जहाँ बनती है उसकी मॉनिटरिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, टेस्टिंग का। हर शोबे में मुझे काम करने का मौका मिला, हर बड़े आदमी के साथ काम करने का मौका मिला। तो ड्रैप तो आज बनी है 2012 में, 2012 से पहले दहाई है और दहाई से ज़्यादा है जिसमें मैंने काम किया। तो ड्रैप हमने जन्म दिया है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक छोटा सा पार्ट थे। तो तमाम बड़े लोगों के साथ, तमाम बड़े अफसरान के साथ, मिनिस्टरों के साथ काम करने का मौका मिला। और सिर्फ मैं जानता नहीं हूँ, इस मौजू को
अच्छी हद तक समझने की कोशिश भी करता हूँ, समझता भी हूँ और इस मौजू के साथ-साथ एक गहरा तजुर्बा रखता हूँ एहसासात का, क्योंकि मैं मरीज़ भी हूँ, मैं गवर्नमेंट में भी ठहरा और मैं फार्मेसी में भी हूँ। तो प्राइसिंग के साथ जो है हमेशा एक बहुत स्ट्रैटेजिकल, एक माफ़ियाई अंदाज़ में हमने लाचार लोगों को नुकसान पहुँचाया है। पहले इससे पहले क्या हो रहा था वो भी एक लंबी हिस्ट्री है। गुज़िश्ता 5-6 सालों की अगर मैं आपके सामने हिस्ट्री रखूँ 2017-18 से शुरू करूँ, तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। प्राइस का तो शुरू से जब भी आप उठाएँगे ना हमेशा ये कहा जाएगा कि दवा की प्राइस कम है और हमें प्राइस चाहिए। उनका जो ये मुतालबा होता है किसी कंपनी वालों का ये नाजायज़ भी नहीं होता क्योंकि बिज़नेस का असूल बिज़नेस को बढ़ाना होता है। दूसरा बाज़ जगह पर वो बहुत जस्टिफाइड होते हैं कि उनको प्रॉफ़िट वो नहीं मिल रहा होता। बाज़ टैबलेट ₹1 की बनती है, तो उसमें आप नफ़ा कमाएँगे 90 पैसा कमाएँगे। अब बाज़ टैबलेट बनती ₹100 की है, उस पे आप नफ़ा कमाते हैं ₹1000 तो लोगों का छोटी दवाओं में इंटरेस्ट नहीं रहता। भाई पैरासिटामॉल आप 100 टैबलेट बेचेंगे और ₹3 फी टैबलेट भी कमाएँगे तो आप 300 कमाया आपने। लेकिन बाज़ दवाएँ ऐसी हैं जिसका टैबलेट एक टैबलेट ही ₹500 का है, तो वो अगर आप 100 बेचेंगे तो ज़्यादा कमाएँगे। तो लोगों की तवज्जो मुख्तलिफ़ अंदाज़ से ये कमर्शियल वायबिलिटी का और फ़िज़िबिलिटी का मसला होता है। तो जब 2000 मैं आपसे शेयर करूँ पे कि कहते हैं नापाक गठजोड़ किसे कहते हैं? अच्छा जो नापाक गठजोड़ होते हैं वो मुँह पर किसी आदमी को देखकर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना ऑनेस्ट है, कितना पेशावर है। हाँ, ये तो आप नहीं कह सकते कि हम सब नापाक हैं, कुछ लोग पाक भी हैं, लेकिन अक्सर लोग ज़हन में अपने हिकमत अमली में पाक नहीं थे। तो ड्रग प्राइसिंग में एक तरीक़ा वारदात ये था कि आप हम प्राइस नहीं बढ़ा रहे, आप कोर्ट चले जाइए। तो कंपनी अपना जस्टिफिकेशन लेकर कोर्ट आ जाती थी। अच्छा कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो अगली पार्टी को नोटिस इशू करेगा, ये आप बताइए। वो अगर बताने में नाकाम हो जाए या बताने में वो नज़रअंदाज ही करे तो कोर्ट स्टे दे देती थी। स्टे का मतलब ये है कि कंपनी के हक में स्टे मिल गया। ये स्टे लेने का जो मैकेनिज़्म था वो 2013-14 से बहुत तेज़ी से ग्रो करता रहा। आपने कीमत रखी हुई थी ₹5, स्टे मिलने के बाद उसकी कीमत हो गई ₹10। तो कंपनियों ने वो ₹10 में बेचना शुरू कर दिया दवा। अब स्टे एक वबा के तौर पे फैल चुका था। तो 2018 में हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार, उस वक्त जी उस वक्त चीफ जस्टिस, अच्छा ये सहमे रखिएगा फैसल भाई, साकिब निसार साहब के दामाद, 2 दामाद अपनी कंपनियां ओन करते हैं। क्या नाम है उनके? दामादों की अपनी कंपनी है फैसल भाई, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। सही। हम इसे, और ये जो दामाद हैं इनके मामू भी कंपनी ओन करते हैं, इनकी मामी भी कंपनी ओन करती है। दामाद की भी कंपनी है, दामाद की मामू की भी कंपनी है। दामाद की मामी की भी कंपनी है, दामाद के चचा की भी कंपनी है, अच्छा, दामाद के ताया की भी कंपनी है, चचा के औलादों की भी कंपनी है, ताया अलग के अलग अलग। औलादों की भी कंपनी है। अब अगर इस ग्रुप का आप देखेंगे ना, ये एक पढ़े लिखे माशरे के बेहतरीन लोगों का ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप में कुछ लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं, कुछ लोग मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के बहुत करीबी लोग हैं, कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। वो कैसे? देखिए एक सरकारी ऑफिसर को ये बात बड़ी डिफ़िकल्टी होगी बोलने के लिए। अच्छा फैसल भाई, जो कुछ भी मैं आपसे गुफ्तगू अभी करता हूँ या ऑफ द रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए में, या कभी, तो ये बात ज़हन में रखिएगा फैसल भाई, मैं वो गुफ्तगू नहीं करता जो हकीकी वक्त में मैंने लिखा ना हो। ओके। तो मैंने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा है और लिखने की जो कीमत है वो भुगती है, चले वो मेरा अल्लाह का मामला है और जिन्होंने भुगताया उनका मामला है, लेकिन लिखा है। तो कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा जो मैंने लिखा नहीं है। तो अब ये जो साकिब निसार साहब ने किया कि एक दिन अचानक, उस वक्त हर आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी है और कॉमन सेंस का दौर भी है। अगर आप उन बयान को आज पढ़ेंगे ना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि अदाकारी किसे कहते हैं। उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी किया कि हाई कोर्ट्स, बकायदा बयान जारी किया। बाकायदा बयान जारी किया एक नोटिस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सीट पर बैठकर के हाई कोर्ट्स जानबूझकर गलत स्टे दे रहे हैं कमरों में बैठकर। जिससे काम करना है काम करे, जिसे काम नहीं करना घर जाए। ये किसे कह रहे हैं जो स्टे जारी कर रहा है? मेरे में जरूरत नहीं है बोलने की, ये हाई कोर्ट का नाम लेके कह रहे हैं। तो सारे केसेस मेरे पास शिफ्ट कर दिए ले आए हैं सुप्रीम कोर्ट। दवा की कीमतों के बाद जितने केसेस थे अपने पास बुला लिए। अब ये वो केसेस थे जो अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले थे, यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और कंपनी के दरमियान जो प्राइसिंग का मामला था वो सेटल होने वाला था। भाई ड्रैब भी एक हद तक झूठ बोल सकती है ना, इनवाइस दिखानी पड़ेगी, कॉस्ट क्या आती है दवा की प्राइस पे। फैसल भाई कभी आप बताइएगा, मैं पूरे देखिए दुनिया घूमने का मुझे भी बहुत मौका मिला।
और बहुत सारी जगहों पे, चाहे वो मिडल ईस्ट का एरिया हो, चाहे वो यूएस का हो, चाहे कनाडा हो, प्राइसेस को बहुत अच्छे से देख कर आया हूँ। कॉस्ट किसे कहते हैं, प्राइस किसे कहते हैं, और बिजनेस किसे कहते हैं, सब बहरहाल खैर। तो उन्होंने क्या किया कि सारे केस हमारे पास ही दिए जाए। अब वो केस जो मेच्योर हो गए थे, वो सारे केस उठवा लिए गए। अच्छा जी, केस उठवा लिया गया, आ गया। हम बहुत खुश हुए एज ए शहरी कि चलो भाई, इन्होंने तो कहा है कि अब मरीजों को दवा मिलेगी, क्या चीफ जस्टिस के बयान से आप लोग बड़े खुश हुए, बड़ा अच्छा मतलब कहा। मैं एज ए शहरी तो बहुत खुश हुआ कि यार चलो उन्होंने पकड़ लिया कि उन्होंने कह रहा है कि भाई कोर्ट मिली हुई है और कोर्ट जो है प्राइस बढ़ा रही है और जैब भी मिली हुई है, लिहाजा मैं मसला हल करता हूँ कि क्यों प्राइस जो है वो बढ़ाई जा रही है। चलो जी, हमने कहा चलो इस समय रैशनल बात होगी। उन्होंने कहा ड्रैप का जवाब था पॉलिसी से बढ़ रही है, फला से बढ़ रही है। वो बहरहाल इससे पहले अगर आप चले जाए तो आपको याद होगा कि प्राइस बढ़ाया था सारा अफजल ताराड़ ने। जब उसने प्राइस बढ़ाया था तो नवाज शरीफ साहब ने अगले दिन आके एक नोटिस ऑर्डर इशू कर दिया था कि जी प्राइस विड्रॉ। नवाज शरीफ साहब इज द प्राइम मिनिस्टर, इज द फेडरल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करना था तो आप याद होगा अखबारात में रिपोर्ट भी किया था, तो तारड़ साहिबा जाकर वहाँ पर रोई थी कि मुझसे ज़बरदस्ती बढ़वाया है मैन्युफैक्चरर ने। देखिए प्राइस को आपने छुपाकर एक बहुत ख़राब मामला कर दिया था, खुल के बात नहीं हो रही थी। बहरहाल हुआ क्या, कंपनियां चली गई कोर्ट कि जी पहले ऑर्डर हो चुका था, नवाज शरीफ साहब के पास हथियार ही नहीं रोकने का। कोर्ट ने तो फैसला देना होता है मेरिट के ऊपर। जवाब देना था ड्रैप को। ड्रैप जो थी वो तो पार्टनर थी, तो ड्रैप ने जो जवाब दिया, नवाज शरीफ साहब का जो लेटर था नोटिफिकेशन वो विड्रॉ हो गया, वो उसने काम नहीं किया। सेम सिचुएशन, अब वो आगे बढ़ रही थी और भी चीज़ें प्राइस बढ़ रही थी। अब आ गया 2018 और इन्होंने मंगवा लिए सारे केस अपने पास। अब जितने केस किसी भी हाई कोर्ट में थे पेंडिंग, वो सारे आ गए साकिब निसार साहब के पास, इनकी बेंच लग गई। इन्होंने ऑर्डर जारी किया कि ड्रैप और कंपनी दोनों बैठे, यानी ड्रैप के साथ फेडरल गवर्नमेंट बैठे और फैसला करे, खुद मिलकर कंसेंसस डेवलप करे, यानी पंचायत बैठा दी इन्होंने। अब जितने बड़े बड़े वकला थे, आप बड़े बड़े वकलाओं का नाम ने, सब इसके विटनेस हैं, वो सब पहुंचे। एक सीरीज ऑफ मीटिंग शुरू हुई। अब ये जैसे बंदियाल साहब ने बैठाया तहरीक इंसाफ और जी जी जी, बाकायदा क्या कहूँ, शरह दस्तूर पे कायम अदालत की इमारत के अंदर ये बैठाए गए। अच्छा, और कहा गया देखिए दवा की प्राइस बढ़ानी है, मैं भी स्टेक होल्डर हूँ, मैं एज ए शहरी भी हूँ, एज ए गवर्नमेंट अफसर, आई रोट द लेटर कि मुझे भी तो बैठाओ। और मुझसे उसमें ड्रैप के लोग नहीं बैठे। ड्रैप पे लोग बैठे, हाँ। लेकिन भाई ऐसे शहरी मेरा भी तो हक है ना। आप ड्रैप तो मिली हुई है ना सर, वो मैं आपसे शेयर करूंगा कभी, आप मौका दीजिए कि किस तरह ड्रैप में पहले अपने बंदे अपॉइंट करवाए गए, ड्रैप का सीईओ कैसे लगवाया गया जाली डिग्री को, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। अच्छा, ये मल्टीपल डायरेक्शन से काम हो रहा था। पहले सीईओ लगवाया आपने एक जाली डिग्री होल्डर वाले को बाई फोर्स, उस सीईओ को फिर बैठाया इसके ऊपर क्या कहते हैं, इस मीटिंग के अंदर ड्रैप को डील करने के लिए, प्राइस को डील करने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट देख रही थी कि ये इतना पावरफुल सीईओ है, और फेडरल गवर्नमेंट मतलब जो मिनिस्ट्री थी, साथ साथ जो है वो कम सारे वकला थे। इन्होंने अपनी मर्जी से, जो असल स्टेक होल्डर था वो था मरीज, कंज्यूमर, उसका कोई नुमाइंदा नहीं था। कंज्यूमर खत लिखता रहा, उसको किसी ने नहीं पूछा, लेकिन वो टारगेट तय करके बैठे हुए थे कि अच्छा ये ताकतवर है। उसके साथ जो होता है खत लिखने वाले के साथ फैसल भाई, वो एक दास्तान है और हकीकी दास्तान है। बहरहाल वो भी कभी मौका देंगे तो शेयर करूँगा। इन्होंने फिर ये फैसला किया कि ये जो पॉलिसी है इस तरह दवा की प्राइस बढ़ा दी जाए। जब ये फैसला किया तो हमने फिर अपना ख़त तहरीर किया कि इसमें बहुत सारे नुक्स हैं, और नुक्स आपने किस हैसियत में लिखा? मैं गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ। देखिए एक सरकारी ऑफिसर के तौर पे सर, सरकारी अफसर, मैं तो मर गया काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना साहब के असूलों की खातिर, मैं तो मर गया सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजमेंट की खातिर, जस्टिस जवाद ख्वाजा का जजमेंट, इफ्तिखार चौधरी साहब का जजमेंट कि ऑफिसर इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो एनी इलीगल ऑर्डर। तो भाई हम तो इलीगल ऑर्डर नहीं मानना चाहते थे, हम बता रहे थे भाई कानूनी पोजीशन ये है, साइंसी पोजीशन ये है, इखलाकी पोजीशन ये है, बाजारी पोजीशन ये है, ये हक़ाइक़ हैं, ये जो है सच है, ये शवाहिद हैं, ये सबूत हैं। हम तो लिख के दे रहे थे ना, हम खतरे की अलामत थे उनके लिए। उन्होंने क्या किया, वो जो हमारे साथ किया वो एक पूरा पैरेलल वो भी चल रहा है। अच्छा, अल्लाह ताला भी हौसला देता है, हम उससे स्पेस निकाल के अपना काम करते थे। जब हमने ये बात लिखी तो हम कॉपी भी कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को भी कॉपी कर रहे थे, कैबिनेट को भी कॉपी कर प्राइम रहे थे। मिनिस्टर कौन थे? देखिए ये जो वाक़या जब ये चल रहा था तो उस वक्त निगरान गवर्नमेंट थी, और उससे पहले नवाज शरीफ थे। तो चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे निगरान गवर्नमेंट हो, चाहे ये इमरान खान साहब हों, चाहे अब के शहबाज शरीफ साहब, कोई ये नहीं कह सकता ख़त नहीं लिखा। सही है। प्राइम मिनिस्टर अच्छा, हाउस फिर मुझे मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ? मीटिंग में उन्होंने एक पॉलिसी तय कर दी। और पॉलिसी क्या तय की? पॉलिसी जिसके तहत आज प्राइस बढ़ रही है, उसमें बहुत सारी कबाहतें हैं, वो पूरा एक तरीक़ेकार है। देखिए प्राइस जो भी पॉलिसी है उसके आप उसका अंदाज़ा कीजिए। एक ही दवा अगर आप एज ए डॉक्टर बनकर, या एज ए कंज्यूमर बनकर, या एज ए फार्मेसी वाला बनकर
आप चले जाइए जो आपके वेयर हाउसेज हैं, या जिसे आप कहते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज, या हम यहाँ पे कच्ची गली कहते हैं, वहाँ चले जाइए, तो आपको एक ही दवा 5 रुपए में मिलेगी एक गोली, वही दवा आपको 50 रुपए में भी मिलेगी। आप कहें कि जी मैं फार्मेसी वाला हूँ तो 50 वाला हो सकता है 10 में दे दे आपको। तो भाई एक दवा फार्मेसी वाले को, एक मेडिकल स्टोर वाले को, नहीं, इसमें उनका क्या रोल था जो कीमतें बढ़ने में साकिब निसार दूसरी पॉलिसी इन्होंने अप्रूव कर दी। पॉलिसी ये क्या थी? ये पॉलिसी जो थी ना, वो बड़ी एम्बिगस पॉलिसी थी कि कंपनी कॉस्ट बताएगी, उसके ऊपर हम इतने % लगा देंगे। मसलन आपने एक इंजेक्शन मंगवाया, वो इंजेक्शन था 10 रुपए का, हमने कहा भाई आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, हमने 20 रुपए कर दिया। अब आपने, क्योंकि आपने कहा कि मैंने स्टोर करने की कॉस्ट है, फला की कॉस्ट है, हमने कहा नहीं भाई जो भी इंजेक्शन आया उसको 20 रुपए कर दो, डबल कर दो, ठीक है जी। अब एक इंजेक्शन आया 10 लाख का, उसको डबल कर दिया 20 लाख। भाई वो तो इतना सा इंजेक्शन था, 1 लाख का इंजेक्शन इतना सा था ना, उसको स्टोर करने में 10 लाख कहाँ से कॉस्ट आ गई? लेकिन आपने उसको पॉलिसी बना दी है कि डबल करेंगे हम, जो डबल किया गया बकायदा। तो कर दिया। आपकी पॉलिसी में तो परसेंटेज लिखा हुआ है ना कि जो कॉस्ट होगी इंपोर्ट करने पे उस पर इतने % लगा दी जाएगी। वो कितने % लगाई? वो किसी में 30 है, वो बड़ा एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है फैसल भाई पे, क्योंकि ना बात जगह पे वो सही भी है, बात जगह पे वो खराब भी है। आपको केस टू केस देखना पड़ेगा। पैरास्टामोल पे अगर आप 30% लगाएंगे तो मसला हल नहीं होगा, लेकिन अगर यही 30% आप कैंसर की उस दवा पे लगाएंगे जिसकी एक डोज की कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है, वो इम्पैक्ट करता है। वो इतने सी फाइल अगर 1.5 लाख की है, उस पर अगर आप लगा देंगे 30% तो बड़ा बड़ा इम्पैक्ट है। खैर, अब इन्होंने ये उठाया। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँ, देखिए ये जो हर्बल ड्रग्स होती है ना, OTC ड्रग्स, ये दवाएं आप देख के नहीं बता सकते इसकी क्वालिटी क्या है ना। आप इसकी मालूमात को परख सकते हैं ना, इसकी क्वालिटी को परख सकते हैं। आम आदमी को मालूमात कभी नहीं पता, हम मालूमात अप्रूव कर रहे हैं। तो आपने ये छोड़ दिया कंपनी के ऊपर कि वो जो जो चाहे प्राइस रखे, आपने उसकी प्राइसिंग कंट्रोल नहीं की। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा जो है तूफान आया हुआ है। डॉक्टर्स खरीदे जा रहे हैं, 2 रुपए की दवा 20 रुपए की बेची जा रही है। उसके अलावा एक और बात कैसे शेयर करूँ, आपने सुना होगा 2 मिलीग्राम की गोली, 4 मिलीग्राम की गोली, 8 मिलीग्राम की गोली, 16 मिलीग्राम की गोली। इसलिए आपने सुना होगा 200 मिलीग्राम का इंजेक्शन, 400 का इंजेक्शन, 600 का इंजेक्शन, 800 का इंजेक्शन। तो ये जो दवा बनती है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह मोबाइल टेलीफोन है। मोबाइल टेलीफोन में लोहा लगा हुआ है, तो लोहे की कॉस्ट तो 100 रुपये भी नहीं होगी, लेकिन मोबाइल टेलीफोन की कॉस्ट 40,000 रुपये। तो बकिया जो कॉस्ट है वो उसकी वैल्यू की है, या जो उसको बनाने की कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी है। आप क्या कर रहे थे कि अगर लोहा डबल हो रहा था तो आप उसकी वैल्यू डबल कर देते थे कि 250 मिलीग्राम की अगर दवा 250 रुपये की है तो 500 मिलीग्राम की दवा 500 रुपये की होगी। फैसल भाई ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, ना अमेरिका में ना यूरोप में। डोज की कीमत होती है, चाहे छोटा शर्ट खरीदें चाहे बड़ी शर्ट खरीदें, चाहे छोटा जूता खरीदें चाहे बड़ा जूता खरीदें, प्राइस एक होती है। हमारे यहाँ 2 मिलीग्राम की दवा अगर 2 रुपये की है तो 8 मिलीग्राम की दवा 8 रुपये की है। इसका जो फ़र्क है ना वो तकरीबन 200 अरब रुपये पहुँचता है। अब जब 200 अरब किसी जगह पहुँच रहा है, फ़र्क तो वो फिर माशरे को डिट्रोइट करता है। आप डॉक्टर खरीदते हैं, आप गवर्नमेंट में रिश्वत देते हैं अपनी मार्केट सस्टेन करने के लिए, और जब ये सब कुछ देंगे तो फिर आप इंटरनेशनल दुनिया में जाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि आप क्वालिटी की तरफ नहीं तवज्जो दे रहे। तो ये मसाइल थे। तो इसमें तो कोई साकिब निसार का क्या रोल बनता है? उन्होंने एज पर लॉ फैसला किया, इसमें कहाँ से ऐसा लगता है कि उनका इंटरेस्ट था इस दवा साज कीमतों में? और कोई रोल नजर आया कभी आपको? साकिब निसार साहब का सिर्फ इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बुरी तरीके से इसमें मुलविस थे। कैसे? देखिए, अख्तर साहब को सीईओ कैसे बनाया गया? अख्तर साहब कौन थे? ये शेख अख्तर हुसैन, ये एक ऑफिसर थे वहाँ के। देखिए, किसी आदमी को डील के बारे में गुफ्तगू करके ना मुझे भी बड़ा छोटापन लगता है, लेकिन इस माशरे की सच्चाई है। वो मेरे कलीग थे, हम 20 साल समझिए साथ काम किया होगा, 17 से 20 साल। तो अब वो लाहौर में थे इंस्पेक्टर, फिर बाद में डीडीजी बन गए। एक प्रोसीजर है। तो मतलब शेख अख्तर साहब जब यहाँ से कराची से ट्रांसफ़र होकर गए तो उनकी जगह हमने समझिए उस पोस्ट पर हम लोग आए थे, तो हमारा ये आपस का रिश्ता था। शेख अख्तर साहब ने अपना वक्त जो है उसका 80% टाइम लाहौर में गुजारा है, मैक्सिमम टाइम उन्होंने लाहौर में गुजारा है। तो लाहौर में दोस्ती हो जाएगी, जब आप एक डीएसपी को एक ही जगह रखेंगे तो उस इलाके से दोस्ती हो जाएगी। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो मैंने आपको भी बताया कि कितनी बड़ी कंपनीज हैं, कितना से, तो इन सब में वो उसके बेहतरीन दोस्त थे। और दोस्त होने की वजह से इनको एक्सेस हासिल था दामाद तक, जो दामाद की कंपनी थी, और हर गवर्नमेंट ऑफिसर को एक्सेस हासिल था, इनको ज़्यादा एक्सेस हासिल था। तो इन्होंने कोई प्लान किया कि इसको अपॉइंट करते हैं। अच्छा, हम जैसे कई लोग और भी उम्मीदवार थे सीईओशिप के लिए, तो उन्होंने उनको पहले टारगेट किया। खैर वो किस तरह निकाला वो जानते हैं। अब ये साहब जो थे अख्तर साहब थे, इनकी डिग्री जाली थी। इनकी डिग्री जाली थी। इन्होंने कहा मैंने श्रीलंका से डिग्री ली है, श्रीलंका में वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती। आप ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान में जो सीईओ रहे, ऐसे भी ड्रैप के सीईओ रहे जो जाली डिग्री थी इनकी? जाली डिग्री थी, और उनको खिलाफ कानून अदालत से वर्बल ऑर्डर के ऊपर मिनिस्टर ने
सेक्रेटरी को कहकर बनवाया, और ये बात सेनेट के रिकॉर्ड में मौजूद है कि हमें चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ऑर्डर दिया है कि उसको सीओ लगाया जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार के कहने पर एक जाली डिग्री वाले को ड्रैप का सीओ लगा दिया गया? दानिस्ता जानते बूझते हुए लगाया गया। उनको पता था इनके पास जाली डिग्री है? कैसे नहीं पता था? कैसे डॉक्टर लिख रहे थे? सब पता था, हम खत लिख रहे थे, बता रहे थे, और उसका मकसद क्या था? ताकि ये नेक्स्ट, अब जब ये केस लेकर आए आप इस्लामाबाद, इधर कौन है? कंपनी है। कंपनी में कौन लोग हैं? मैंने बताया ना, चाचा की भी कंपनी, ताया की भी कंपनी, मामू की भी कंपनी, अपनी भी कंपनी, मामी की भी कंपनी, ठीक है ना, दामाद साहब की। तो अब ये कंपनी वालों की दोस्ती किससे होगी? कंपनी वालों से होगी, तो कंपनी एक्सेस करेगी ना। हाँ। आपको मैं एक सिंपल सा मिसाल दूँ, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, वो जाके डैम फंड देती है घर में। डैम फंड दिया जी, घर में? ये कहें कि नहीं दिया? अच्छा, वो क्यों? फंड क्यों लिया जा रहा था? और उसका मकसद ये तो डैम के लिए दिया ना, डैम। वो घर में जाके अब किसने देखा डैम फंड लिया जा रहा है और क्या लिया जा रहा है? मैं क्या क्यों नहीं इल्जाम लगाऊं? कैसे? अभी भी वो तस्वीर लगाए ना, वो जो लोग गए थे तस्वीर लगाए फखर से, जो फखर से मुझे भेज रहे थे उस वक्त। मतलब देखिए ये धमकी थी, खुल्लम खुल्ला, ये हम जैसे लोगों को धमकी थी। ये दबासाज कंपनियों के मालिकान ने चीफ जस्टिस साकिब निसार को उनके घर में जाके डैम फंड दिया। डैम फंड दिया, तस्वीर खिंचवा के हम जैसों को भेजी कि ओह। डरो, पीछे हटो। दैट वाज द मैसेज। और वो कौन थे तस्वीरें भेजने वाले? जिनकी तस्वीरें, अरे, फैसल भाई फिर आप डरे? आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, फिर जो डैम फंड देकर उन्होंने बेनिफिट क्या लिया? देखिए बेनिफिट लिया, प्राइस बढ़ गई। ये किस अब सन मैं की आपको बात है? 2018 के दिसंबर की बात है, दिसंबर 2019 से जनवरी में। देखिए हुआ क्या, अब वो साकिब निसार साहब ने उसको लगवा दिया चीफ, वो सीईओ जाईडीवी वाले को। हम मुख्तलिफ अंदाज में केस करते रहे, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। नहीं, साकिब निसार ने पहले ये तो बताया उसको लगाया कैसे? देखिए ना, उसने कोर्ट में ऑर्डर दिया कि इसको सीईओ लगा दो। कोर्ट में साकिब निसार ने बोला? अच्छा, अदालत का काम है ड्राइव का सीओ लगाना? कोई इख्तियार नहीं। अच्छा। लेकिन सेनेट में ये बात लिख के जमा कराई किसने? इमरान खान के मिनिस्टर आमिर क्यानी ने। किसके रेफरेंस से जमा कराई? चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद सईद, जो उस वक्त फेडरल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन थे, जो बाद में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए। तो मामूली आदमी की बात नाम नहीं ले रहा मैं, उन्होंने लिख क्या दिया है? उन्होंने लिख के जमा कराया है सेनेट में। सेनेट के रिकॉर्ड पे अभी जाइए, वेबसाइट के ऊपर देखिए, सेनेट के रिकॉर्ड पे मौजूद है ये बात। अच्छा जी, अच्छा, अब उन्होंने लगा दिया उसको सीईओ, और ये बात जमा करा दी सेनेट के अंदर। उसके बाद हम फिर कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में गए तब हमने जाली डिग्री के सबूत जमा कराए कि ये सबूत है। चेयरमैन बनने के बाद जब इन्होंने लगा दिया इसको दोबारा, पहले तो 3 महीने के लगाया गया था कॉन्ट्रैक्ट पे, चलो वो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार था, किसी को भी लगा सकती है, एनीवन एनीवन एनीवन, तो एनीवन में लगा दिया आपने। लेकिन उसके बाद जब आपने उसको एक्सटेंशन दे दी जिसका कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी, तो फिर हम कोर्ट में चले गए कि भाई ये तो लॉफुल ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसको परमानेंट कर दिया। अब परमानेंट कैसे किया इसकी? परमानेंट किसने किया? परमानेंट किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने। अच्छा। अब परमानेंट कैसे किया उसकी भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए साकिब निसार साहब छुट्टी पे थे या किसी भी वजह से मुल्क में नहीं थे। 22 दिसंबर या 23 दिसंबर 2018 फेडरल कैबिनेट की मीटिंग होती है। कैबिनेट की मीटिंग में जो प्रपोजल्स आए होते हैं वो अप्रूव होते हैं। अप्रूवल के बाद फवाद साहब जो हैं इनके मिनिस्टर, वो टीवी पे बैठते हैं और बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ। तो उसमें वाज़ह तौर पर बता दिया गया था कि ड्रैप का सीईओ नहीं लगाया गया। अच्छा जी, निकाले टीवी की पट्टियाँ। ये उनसे उन्होंने बताया था? किसी सवाल पूछा जो फवाद चौधरी? वो ब्रीफिंग दे रहे थे, ब्रीफिंग में भी बात बोली? आज ये है, ये हमारे पास एजेंडा था, ये हमने कर दिया। तो उसमें ये सीईओ नहीं लगाया गया था। ओके। अब अंदर क्या होगा वो चले छोड़ते हैं उसको, क्योंकि हम खुद जोड़ सकते हैं कि हर बहरहाल उस पर। अब वो आगे बढ़े 2000 वो 25 दिसंबर को, ये 23 दिसंबर 22 दिसंबर या 23 दिसंबर 2018, 2000 25 की सुबह लाहौर में सुप्रीम कोर्ट लगती है। 25 दिसंबर को कैसे छुट्टी होती है भाई? 25 दिसंबर को कैसे लग जाएगी? लग गई ना सर। 25 दिसंबर को तो सरकारी तातील होती है, कायदे आज़म की पैदाइश थी, क्रिसमस का इशू था, कैसे लग सकती है? लग गई। अच्छा। और सिर्फ लगी नहीं, उन्होंने कहा सब लोग आ जाएं, तो कुछ इक्का दुक्का लोग नहीं पहुंच सके जिन्हें इस पूरे ड्रामे का नहीं पता था। जिनको ड्रामे का पता था वो तो एक दिन पहले कराची से जा चुके थे, इस्लामाबाद से जा चुके थे। अच्छा। हाँ, ये पहले से प्लांटेड था ये सारा काम? तो फिर कैसे 25 को पहुंच गए भाई आप कराची से सुबह सुबह?
कैसे पहुंचे, जरा निकाले कितने लोग थे वहां पर नहीं हाजिर? तो जो जो सुप्रीम कोर्ट लगी होगी तो 23-24 को उन्होंने ये नोटिफिकेशन कौन सा? दिया होगा ना कि 25 को लगेगी। तो पूछ लेना कब नोटिस हुआ था। 24 को क्यों नहीं अखबार ने छाप दिया कि 25 को लगेगी? अखबार तो छापता था ना। अब अखबार को क्या अंडू करेंगे? गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, देख लीजिए। खैर 25 को लग गई। किसी ने कहा कि आज 25 दिसंबर है इसलिए फलां साहब नहीं आए। 25 दिसंबर को क्या हुआ था? उन्होंने कहा ये काजिम, किसने बोला? जब पूछा गया कि फलां साहब क्यों नहीं आए, हम्म। तो उनकी तरफ से आए हुए साहब ने कहा एक पंजाब हुकूमत के स्तर कि भाई वो सर आज 25 दिसंबर है, छुट्टी है। कहना कि 25 दिसंबर को क्या हुआ था? उन्होंने कहा 25 दिसंबर को बानी पाकिस्तान पैदा हुए थे। तो कह रहे हैं बानी पाकिस्तान, जो उनका मफहूम एग्जैक्टली अल्फाज नहीं हो, उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान ने कहा था काम काम और काम। ये किसने बोला? ये साकिब निसार साहब ने उस कुर्सी पे बैठ के बोला और मैं काम करूंगा, अभी काम करूंगा। उस दिन 2 केस लगे थे। एक अहम केस है, नाम दानिस्तान नहीं लेता, सर्च करके लोग ले सकते हैं। वो केस काउंटर व्हीलिंग केस था। तुम ये मसला हल करो, मैं ये मसला हल करूंगा। खैर बहरहाल जी, उनसे पूछा गया प्राइस का क्या हुआ है, ड्रग तो प्राइस। उसमें दवाओं की प्राइस का केस 25 दिसंबर को लगाया गया। जी सर, पूछा ड्रग प्राइस का क्या हुआ है। कंपनी के जो बेचारे लोग गए हुए थे उन्होंने कहा कि जी प्राइस तो सर बढ़ गई है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं नोटिफिकेशन हो रहा? उन्होंने कहा सर वो सीओ अपॉइंट नहीं हुआ है तो इसलिए नहीं हो रहा। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? ये वो जिसको सीओ अपॉइंट होना है, ये वही शेख अख्तर हुसैन मौजूद है अदालत में। तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा काम अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ, चलो भाई। अब जजमेंट जो आया वो आया ये कि पहले सीओ लगाओ जब तक प्राइस नोटिफिकेशन नहीं कर सकते। और ये बात कंपनी वालों को कह दी गई। ये कंपनी वाले मेरे आपके दोस्त भी हैं, मगर ये अरबों रुपए का बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं, हर घर में दवा आ रही है, ये कोई मामूली लोग नहीं है। उनको कह दिया गया कि जी आप पहले सीओ लगवाओ। यही मैसेज है ना। अब उनके लिए सीओ लगवाना क्या मसला है? वो तो सुबह दोपहर शाम प्राइम हाउस घूमते हैं। खैर जी, 27 दिसंबर को नोटिफिकेशन हो गया। अच्छा, जब नोटिफिकेशन करते हैं तो इनका ये पता होता है जो बंदा अपोज करेगा उसको कहाँ इंगेज करना है, तो दे इंगेज मी जहाँ से इंगेज करना है, जो स्क्रू करना है, जो सख्त नहीं टाइम। तो फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ने बोला अख्तर हुसैन को सीओ लगाओ। उसने कहा कि जब तक सीओ अपॉइंट नहीं होता, जी सीओ रहेंगे। नहीं नोटिफिकेशन नहीं होगा, सीओ अपॉइंट करो। ओके। देखिए पहले तो उसको एक्सटेंड किया हुआ था। हाँ। देखिए मैसेज बड़ा क्लियर होता है फैसल भाई। ये तो देख सकता ना कि इसी को लगाओ, जरा डीवी वाले को लगाओ, ये तो नहीं लिख सकता था। लेकिन इसने ये भी कहाँ पे किया वो भी आपसे शेयर करता हूँ। अब उसको सीओ लगा कर लगा दिया गया और मैं गलती पर नहीं हूँ तो 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन हो गया, प्राइसिंग का नोटिफिकेशन होकर छुपा लिया गया। फिर 1 जनवरी की 2 तारीख को या 3 तारीख को एक और नोटिफिकेशन हुआ। अब नया साल आ गया तो कहने को पिछले साल सिर्फ एक ही पर प्राइस बढ़ी, 28 दिसंबर, 2 जनवरी और 10 जनवरी या 11 जनवरी। ये 12-13 दिन में 3 नोटिफिकेशन हो गए। इस दफ़ा मैंने प्राइस इसलिए बढ़ाई कि आपका लाल शर्ट था। अगली दफ़ा प्राइस इसलिए बढ़ाई कि आपका नाम फैसल था तो फैसल की प्राइस बढ़ानी थी। उस दफ़ा प्राइस इसलिए बढ़ाई, तीसरी दफ़ा में कि इस पूरे महल्ले की प्राइस बढ़ा था। तो एक दवा की बास दफ़ा में 2-2 जगह से प्राइस बढ़ गई, 2 तरीक़ों से। तो कहने को जो सबसे छोटी प्राइस बढ़ी थी जिसमें, वो पब्लिक कर दिया। पब्लिक उस पर भी चीखी कि भाई ये 35%, 30%। तो कंपनी से लोग टीवी पर आ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो 50% मांग रहे थे, तो कम है। हम भी टीवी पर आए, हमने भी कहा भाई क्यों 50% मांग रहे थे, अगर कम है तो फिर अभी क्यों 30 पे क्यों राजी हो गए? हमने कहा 30% नहीं है, ये है क्रॉस। हम चीखते रहे, कोई सुनता नहीं रहा, हम चीखते रहे, खत लिखते रहे। मई आ गया। मई में बहरहाल इमरान खान ने हमारी खतूत के ऊपर सवाल जवाब किए और वो मुझे इसका पता लगा कि लोग जवाबात के लिए मुझसे भी कांटेक्ट कर रहे थे और इसमें वो भी थे, बड़े बड़े एंकर्स भी थे और बड़े बड़े लोग भी थे। तो कांटेक्ट कर रहे थे कि भाई आपने खत लिखा है। मेरा खत डॉन ने पब्लिश भी कर दिया, तो मुख्तलिफ हालात पब्लिश भी हो रहे थे कि भाई ये कीमत ये है, कॉस्ट ये है, प्रॉफिट ये है, प्राइस ये है, कॉस्ट ये है, इस केस में सही है, इतने सारे केस में गलत है, आवाम को मजमूई इतना नुकसान पहुँचेगा। इमरान खान ने ऑर्डर जारी कर दिया प्राइस कम करो और इसको फारिग कर दिया मिनिस्टर क्यानी साहब को। अच्छा, क्यानी साहब पहले डिफेंड कर रहे थे, प्राइस बढ़ाने में क्यानी का रोल नहीं था जबकि। मैं कैसे कह सकता हूँ फैसल भाई, मैंने मतलब यहाँ पे बैठूँ आपके पानी पी लूँ, आपके पास बैठ के पानी पी रहा हूँ, आप कहें कि आपका रोल नहीं था, आपका रोल था। पूरे आप गवाह थे इसके, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्यानी साहब इससे पहले प्राइस बढ़ने से पहले यहाँ गवर्नर हाउस आते थे। इमरान इस्माइल साहब एक मैन्युफैक्चर के कज़न है, फर्स्ट कज़न है, तो उसके साथ वो तमाम मैन्युफैक्चर की मीटिंग करते थे, तस्वीरें खिंचवाते थे। भाई गवर्नर का मैन्युफैक्चर से मीटिंग से क्या ताल्लुक था? यही मीटिंग लाहौर में होती थी, लाहौर के गवर्नर भी इंगेज थे, तो सिंध का गवर्नर लाहौर जाता था, तस्वीर वहाँ भी खिंचवा लेता था। और वहाँ फेडरल मिनिस्टर ऑफ, देखिए 2 गवर्नर, पंजाब के गवर्नर सरवर साहब, सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, फेडरल मिनिस्टर क्यानी साहब, तीनों फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक के साथ खड़े हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ लाहौर में। क्यों खड़े हैं?
आप मुझे बताइए, जब इतनी बड़ी क़ुव्वत खड़ी हो जाएगी किसी मैन्युफैक्चरर के साथ, एक 17 ग्रेड का अफ़सर, असिस्टेंट कमिश्नर, डीएसपी के बाप की ज़रूरत होगी जाके उसके खिलाफ एक्शन लें? तो यू आर गिविंग ए मैसेज कि इफ़ ही इज़ मैन्युफैक्चरिंग एनी क्वालिटी ऑफ ड्रग, डोंट टच हिम। दिस इज़ द मैसेज। अच्छा, इतनी ज़रूरत हमारे यहाँ नहीं है लोगों में, जितनी ज़रूरत का मुज़ाहरा मैंने किया या हमारे लोगों ने किया या अल्लाह ने करवाया, जो हमारे इतना ज़रूरत कोई नहीं कर सकता। खैर, तो ये लोग एंगेज थे इसमें। अब कैनी को हटा दिया गया, आमिर कैनी को इमरान खान साहब ने हटा दिया। इमरान खान साहब ने भी ऑर्डर कर दिया, इन्होंने कहा जी प्राइस बढ़ाई गई है, पकड़ेंगे, हम पेट से निकालेंगे। आपको याद होगा फिरदौस शेखावत ने कहा था हम पेट से पैसे निकाल लेंगे और हम जो आवाम में बांटेंगे। क्या हुआ? कौन पकड़ा गया? दिखाने के लिए हमने छापे मारे, इसको सील, उसको सील। बाद में हुआ क्या? बाद में वो फिर कोर्ट चले गए। कोर्ट में जवाब किसने देना था? कोर्ट में जवाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के उसी अफसर ने देना था जिससे बढ़ाई थी। तो उसने जवाब वही दिया और आज तक वो प्राइस बढ़ी रही। फिर ये तमाशा चलता रहा। और मैं आपसे एक और शेयर कर लूँ कि ये किस तरह जाली डिग्री वाले को प्रोटेक्ट किया। एक और केस था एक साहब का, वो नैब में चल रहा था। अब जब नैब में केस चल रहा था तो वो बिल्कुल फिट हो रहे थे। वो एक साइंटिस्ट साहब थे, उन्होंने पैसे लिए थे गवर्नमेंट से। इन्होंने क्या किया कि उन साहब ने दोस्ती कर ली दामाद के मामू से। दामाद के मामू को पहले ये वाइस चांसलर बनवा चुके थे। कहाँ? पंजाबी, वहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी वहाँ का, लाहौर का। वो वहाँ भी ऐसे ही तमाशा किया, वाइस चांसलर क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे, लाओ लिस्ट ले आओ, मेरिट पे अपॉइंट करो। मैसेज क्लियर दे रहे थे भाई इसको अपॉइंट करो। जब बना लिया वो केस खत्म हो गया। आप देख लीजिएगा, जिस दिन उन्होंने आके बताया सामने वाइस चांसलर अनाउंस कर दिया और डॉक्टर जावेद अकरम को वाइस चांसलर बना दिया और जी केस खत्म। डॉक्टर जावेद अकरम जो है वो दामाद के मामू है। दामाद के मामू है। जावेद अकरम साहब की बेगम की अपनी कंपनी है, नहीं जावेद अकरम साहब की कंपनी है, वही दवा की कंपनी है। बड़ा इनग्रेव्ड है मामला। फैसल भाई बातें बोलते हुए सिर्फ इस बात की घबराहट होती है कि यार नुकसान पहुंचेगा समाज को, लेकिन बदनसीबी से ये सब चीज़ें हमारी तारीख का हिस्सा हैं। सही। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए कि उन्होंने क्या किया कि एक दरख्वास्त दायर की कि पाकिस्तान में रिसर्च को प्रमोट नहीं किया जाता। किसने? जिसके खिलाफ नैब में केस था, उसने और जावेद मलिक साहब ने मिलकर। जावेद मलिक कौन? वाइस चांसलर ये जावेद अकरम मलिक। जावेद अकरम मलिक जी, ये कयूम मलिक भाई है ना, जस्टिस कयूम मलिक। ये कौन भाई है? जावेद अकरम मलिक जस्टिस कयूम के भाई हैं। जस्टिस कयूम के और भाई हैं। परवेज़ मलिक जो इंतकाल कर गए, शाइस्ता मलिक साहबा के शौहर अली मलिक नून लीग की खात। जी, अली मलिक के वो क्या कहते हैं अब्बू परवेज़ मलिक। अली मलिक इनके वो कज़न है ना, साकिब निसार के दामाद के। अच्छा, वो साकिब निसार के दामाद के कज़न है। साकिब निसार के दामाद के जो चचा हैं वो परवेज़ मलिक हैं, जो वो मामू परवेज़ मलिक हैं। अच्छा। परवेज़ मलिक कयूम मलिक के भाई हैं। कयूम मलिक, परवेज़ मलिक और ये जो वो हैं जावेद अकरम मलिक, भाई हैं आपस में। ओके। वो आज भी मिनिस्टर हैं सूबाई गवर्नमेंट में। अच्छा। फैसल भाई, मुझे नहीं पता इसके बाद कितने लोग मुझसे क्या सवाल जवाब करते हैं, लेकिन अब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जी कमर्शलाइजेशन नहीं हो रही रिसर्च की। अब दरख्वास्त जमा कराओ, केस लग गया सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने कहा अच्छा हेपेटाइटिस की वैक्सीन क्यों नहीं बन रही और क्या, मतलब एक तमाशा मचाया, ड्रैप को बुलाया, सबको बुलाया, साकिब निसार साहब बेंच बना। एंड फाइनली उन्होंने कहा भाई एक कमेटी बनाई जाए पाकिस्तान में, साइंटिस्टों की कमेटी, जो फैसला करेगी। अब साइंटिस्ट की कमेटी में क्या डाला गया? नंबर 1 HSC के चेयरमैन, चलो ठीक है, जस्टिस वो, और फिर उसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम मलिक, उनकी बहन यास्मीन रहमान, वो मालिक हैं कंपनी की। देखिए, मैं मैडम यास्मीन रहमान हो या परवेज़ मलिक साहब हो या मिसबा रहमान साहब हो, इनको बुरा नहीं कह रहा। बदनसीबी इनकी है या इस मुल्क की है कि इस पूरे एलीट क्लास में ये वहाँ पर मौजूद हैं, किरदार हैं या नहीं हैं, मगर ये सूरत हाल मौजूद है। अब चौथा आदमी उन्होंने बड़ा खूबसूरत नाम दिया, वो दिया CEO डॉक्टर शेख अख्तर हुसैन। अच्छा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे लिखा जा रहा है। इट मीन्स ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए साइंटिस्ट, जबकि उसकी डिग्री जाली है। ये कैसे जाली है? फैसल भाई, हम तो कलीग हैं ना। आप अचानक पता लगे आपने जी PhD कर लिए फार्मेसी में। इन्होंने कहाँ से PhD की? इन्होंने जो क्लेम किया कि मैंने श्रीलंका से PhD की है। अच्छा, श्रीलंका क्या होता की हो? फैसल भाई, उस जिस जगह पे उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वहाँ यूनिवर्सिटी एक्सेस नहीं करती। अच्छा। फिर कहा ऑनलाइन किए, तो हमने उनसे पूछा गया था, वो कभी वो पढ़ लीजिएगा, जो बाकायदा इनका भी मिनिस्ट्री में जब हमने ख़त लिखा तो मिनिस्ट्री ने का इंक्वायरी की थी, उनसे पूछा गया था सुपरवाइज़र का नाम बता दो, टाइटल का नाम बता दो, रिसर्च का, कब गए थे, फीस जमा कराई है वो दिखा दो, तो कुछ भी नहीं बता पाए थे। सब बात लिखा हुआ है, रिकॉर्ड के अंदर है, और ये हम केस जीत गए थे। मतलब ड्रैब के चेयरमैन को ये नहीं पता था कि उसका जो उसने PhD की उसका सुपरवाइजर कौन था, उसका सब्जेक्ट कुछ नहीं पता था? सर ये नहीं पता था, और इस जो जुमला बता रहा हूँ, इस कागज़ के नीचे साइन किया था जाहिद सईद, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, साबका चीफ सेक्रेटरी पंजाब,
उसने साइन किया था इसके ऊपर, इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर। और ये रिपोर्ट हमारे कोर्ट में जाने की वजह से शुरू हुई थी। और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ड्रैप का चेयरमैन ये जो है वो जाली डिग्री होल्डर जी था। यानी कि पाकिस्तान में ड्रैप का चेयरमैन जाली डिग्री होल्डर रहा है, और कितने अरसे रहा है? सर, वो तो 1.5 साल रहा, लेकिन तनख्वाह तो आज तक मिलती रही इसको, कुछ अच्छा। निकाला तो नहीं गया आज भी। और ये जो चेयरमैन लगे ये साकिब निसार के कहने पे लगे? बिल्कुल साख मिसार करने पे लगे, पूरी प्लानिंग से लगे, और प्लानिंग आपके सामने रख दी। इनको उन्होंने साइंटिस्ट डिक्लेयर कर दिया था, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपने साइंटिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है ना भाई। लेकिन हकीकत तो ये है। और सिर्फ इतना ही नहीं किया फैसल भाई, जब इनको अपॉइंट करना था ना, तो उन्होंने 3 रुकनी एक्सपर्ट कमेटी बनाई। जो चेयरमैन ड्रैप लगाना था। हाँ, वो जो एक्सपर्ट कमेटी थी उनमें दो बी फार्म थे जिनको खुद फार्मेसी थी, हाँ। और एक था वो पीएचडी थे, वो प्रोफेसर थे। इन तीनों ने कोर्ट को लिख के दिया कि, अब मैं उसका मफहूम बता देता हूँ, एग्जैक्टली अल्फाज याद नहीं है। इन तीनों ने कोर्ट में लिख के दिया हमारे केस के अगेंस्ट कि इसकी पीएचडी नहीं है तो क्या हुआ, ये पीएचडी से बड़ा आदमी है। नहीं नहीं, जी जी, मैं तुम्हारे सामने कोर्ट में खड़ा हूँ ये ड्रैप के चेयरमैन के बारे में लिख के सर। दिया, PhD तो क्या वो ये PhD? आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल के डायरेक्टर फार्मेसी सर्विसेज साहब का, वो उसके एक्सपर्ट थे। उन्होंने भी पेशावर लिखा। यूनिवर्सिटी उन्होंने लिख के दिया। पेशावर यूनिवर्सिटी के वो पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उसने लिख के दिया। लाहौर में एक मल्टीनेशनल कंपनी के हेड रहे थे, और उसके बदले में उनको बहुत सारी मेंबरशिप मिली, उन्होंने लिख के दिया मेरे केस में हमारे गेस्ट। क्या बात कर रहे हैं, ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइज माफिया था। इनको तो खौफ था, मुझे इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया, घुसने नहीं दिया, क्योंकि इंटरव्यू बैठेंगे तो नहीं, ये तो फिर साकिब निसार की क्या बहुत ज्यादा मुदाखलत थी? मैंने कहा ना, मुलव्विस ये एक दफा हेपेटाइटिस की दवाएं वैक्सीनेशन आई थी। पता है, हेपेटाइटिस भी एक बहुत बड़ा वाक़या है। फैसल भाई को हेपेटाइटिस के मामले में भी एंगेज थे, क्योंकि हेपेटाइटिस की प्राइस बढ़ रही थी ना, दवाओं की प्राइस। तो उसमें लोग जो थे, कुछ लोग कह रहे थे कि हम सस्ता बनाएंगे। जिसने कहा सस्ता दवा बनाएंगे, इसके पीछे लग गया फैसल भाई। ये भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, और मतलब खुशी खुशी इस्तेमाल हुए हैं। अब आपके सामने है, जो प्राइस बढ़ी है पाकिस्तान में, प्राइस हो सकता है बहुत सी जगहों पर सही बढ़ाई गई हो, लेकिन कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है। शफाफ लगा दीजिए कि क्या कॉस्ट आती है आपकी और क्या प्राइस ले रहे हैं। इस बात में क्या सबूत चाहिए आपको कि 500 मिलीग्राम की दवा अगर 500 रुपए की है, तो 1000 मिलीग्राम की दवा 1000 रुपए की नहीं होगी, लेकिन वो कही हुई है। इस बात में और क्या सबूत चाहिए कि आपने प्राइस ख़त्म करवा दी। आपको याद होगा, एक ज़माने में कहा कि जी वो स्टेंट की प्राइस तय करें। आज मेडिकल डिवाइस की कोई प्राइस ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। नो भाई, ये क्या कहते हैं, एक दफे इनके जो कैबिनेट बनी थी, इन्होंने अपने किसी दामाद के रिश्तेदार को भी कहते हैं, ऐसी बात थी कोई? जो भी ये कर सकते थे, मेरा ख्याल है सब कुछ किया इन्होंने। क्या? देखिए, इनके कलीग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, वो प्राइम मिनिस्टर बने गए थे निगरान गवर्नमेंट में। किसी मौजू पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बुलवाया गया, और उस मौजू की रिपोर्ट पर उसे कहा गया कि रिपोर्ट से मुतमईन है, लेकिन आपके पास मिनिस्टर कम है। नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर, ये कौन बोल रहा है? ये चीफ जस्टिस साहब बोल रहे हैं, साकिब निसार? सारकन साहब। और जिस दिन बोल रहे हैं, उसी दिन शाम को खबरनामे में 2 लोग हल्फ उठा रहे हैं, एक दामाद के अब्बू। नहीं नहीं, हाँ, देखो सीधी सीधी बात, देख ली, कह दीजिए पैसा गलत बोल रहे हैं, ले जाइए मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, ले जाइए मुझे किसी चीज़ के अंदर। अच्छा। हाँ, ले जाइए। अरे, और आपसे आगे बताऊं, जब अख्तर को लगवा दिया ना सीओ, तो नैब और एफआईए मुख्तलिफ मामलों में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उन्होंने ख़त लिख रही थी, तो उनको बुलवा लिया गया, नैब को और एफआईए को, और बुलाकर जज साहब ने एक अनोखा ऑर्डर करके गए थे कि कोई एजेंसी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पीछे नहीं जा सकती। ये रिटर्न ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। और कौन से जज ने किया था? नैब गई थी ना, नैब नैब। गई थी और एफआईए गई थी, तो अब कोई एजेंसी में तो सब आ गई ना, तो सबको ये बार करके गए थे। वो तो पता नहीं अब वो उस जजमेंट का क्या मैटर है। नैब में भी कैसे चले दबासाज कंपनियों के? दवासाज कंपनी को कैसे भी चले, प्रेसिस अच्छा, चले। बड़ा नैब है? उसमें देखिए, कुछ कंपनीज का केस ना 2015-16 में चल रहा था बहुत तेज। उसमें जो कंपनीज थी इंगेज कंपनी, लेकिन एक बात, दवा की कीमतें तो हुकूमत बढ़ाती है, फिर दवासाज कंपनियों के क्यों चले? देखिए ना, डॉक्यूमेंट तो ये जमा कराते हैं ना, ओके। जिस पे हुकूमत बढ़ाती है। तो उन्होंने कहा भाई ये जो कागजात हैं ये असली नहीं। तो अब इन कंपनियों ने, ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने पेमेंट दे दी वहाँ पर, पिली बार्गेन? प्री बार्गिंग कर ली। अब दो ही बात है, ये दवासाज कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने में पिली बार्गेन भी प्री की? बार्गिंग की भाई, अरबों रुपए देकर आए। ना करे? जी जी। अच्छा। जी जी, कन्विक्टेड है, ओह। टॉप मोस्ट कंपनीज। और अजीब बात बताऊँ आपको मैं, यही कंपनी जब स्विट्जरलैंड में जाकर इकोनॉमिक फोरम अटेंड करती है, तो सारा स्पॉन्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कौन करती है? कौन? इमरान खान साहब उसके बैठे में, तस्वीर खींची हुई है कंपनी की।
यानी कि वो कन्विक्टेड कंपनी, जो प्ली बार्गेनिंग कंपनियां थी, प्ली बार्गेन की बाद में उन्होंने इमरान खान को वहां स्पॉन्सर्ड किया स्विट्जरलैंड में। इमरान खान एटॉल एंड कलीग, एटॉल में कोई भी आ सकता है, मैं नाम नहीं ले रहा। अच्छा। जी, अजीब बात है। या तो उनके साथ, उन कंपनियों के साथ अगवा बराए तावान किया गया प्ली बार्गेनिंग में, ज़बरदस्ती दबा के उनसे पैसे लिए गए, या फिर उनसे सही लिया गया। अगर उनसे ज़बरदस्ती दबा के पैसे लिए गए तो कोर्ट में अपने आप को आज़ाद करवाए ना यार, केस करें उनके ऊपर कि भाई गलत पैसे लिए हमसे नैब ने। उसमें फैसल भाई जो हम पे गुजरी है ना, हम जैसे 100 गज के मकान में रहने वाले, जिसका ना कोई सियासी बैक वो हो, सपोर्ट हो, और ना जिसके अब्बू जिंदा हो, ना उसका भाई के पास पैसे हो, उस पर जो गुजरी है वो तो हम जानते हैं। ये तो सियासतदानों को तो 2 दिन बुला के बैठाते हैं और ये टीवी अखबारों में आते हैं, और हमसे पूछे ना, हमें क्या किया जाता था, हमसे क्या पूछा जाता था, हमें किस बात पे मजबूर किया जाता था। तो आपको क्यों नौकरी से निकाल दिया? मैं नहीं, नौकरी से निकालना तो फिर भी वो तो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, 108 दिन की छुट्टी के नाम पे निकाल दिया, वो मैं इस कोर्ट बात में। पे निकाल दी 108 दिन की छुट्टी की? उन्होंने इल्ज़ाम तो लगाना था ना। अच्छा, और वजह क्या थी फिर? वजह ये थी कि मैं प्राइस के ऊपर बोल रहा था, वजह ये थी मैं क्वालिटी पे बोल मतलब रहा था। आपको अगर नौकरी से निकालने का बुराई नहीं, कि जितनी पाकिस्तान की माफिया थी इस बात पे वो मुझे मुतहद पता था हो। कि सीईओ बन जाएगा ये, क्योंकि हर लिहाज से नंबर मेरे ज़्यादा थे। अच्छा। सबसे यंगस्टर पीएचडी था मैं अमंग ऑल कलीग्स। मेरा इंटरनेशनल रैंकिंग यूएस की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, एफडीए, हेल्थ कनाडा, डब्ल्यूएचओ, इन सब के लिए मैं एक मतलब इनकी मीटिंग्स में, उनकी दावतों पर, ट्रेनिंग्स में शरीक हुआ करता था। एक इंटरनेशनल रेपुटेशन थी मेरी, बहुत सारे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट के रिव्यूअर था, एक रेपुटेशन थी, तो उन्हें पता था कि ये विन कर जाएगा। अच्छा, कोई मेरे पास ना, देखिए इतनी बातें कर रहा हूँ, हमने भी सैकड़ों लाइसेंस दिए, सिर्फ मैं ड्रैप में नहीं था, मैं और मेरी मिसेस दोनों ड्रैप में थे। हम दोनों अपने अपने वक्त के पोजीशन होल्डर हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से। हम दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आए, हम दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ड्रैप में आए, और ड्रैप बनाने में हम दोनों का जो रोल है वो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने हमें लिख के ऑफिशियली रिकग्नाइज किया हुआ है। बहरहाल जी, इन्होंने क्या किया कि पहले तो मेरी मिसेस को फारिग किया, मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए कि सीईओ ना बने, उससे कहा कि जी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो भाई रिज़ाइन जो किया है उसमें जो अल्फाज लिखे हैं वो नोटिशन में लिख दीजिए, पता चल जाएगा। आप वो लिख नहीं रहे, ठीक है, वो भी अदालत में इस चीज़ पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा। और फिर बाद में मुझे ये कह के निकाला कि इन्होंने 108 दिन। फैसल भाई इन्होंने सारी कोशिश कर ली, सुबह दोपहर शाम रात, अपने तमाम सेंटर इस्लामाबाद, कराची, कोयटा खोल के रखा ताकि उबैद के खिलाफ कोई केस मिल जाए। नहीं मिला। केस 20 साल में ये निकाल जो पाए वो निकाला 108 दिन छुट्टी, वो बनाया हुआ केस। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये अखबारात में लिखता है। ठीक है, क्या लिखता है वो बताओ ना, मैं भी सिविल सर्विस ऑफिसर हूँ, मुझे भी पता है भाई बाउंड्री क्या है, कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, ऐसी पोजीशन नहीं आ गई थी हमारी। आप बताए ना मैंने क्या, तो उसको वायलेट, उन्होंने कहा 108 दिन की छुट्टी है, तो चले मुझे सुन तो ले, सुना भी नहीं, निकाल दिया। अब जब निकाला तो मैं कोई कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जो इंसाफ है वो आपके सामने है, वो डिलेट बहुत लंबा होता रहा, मैं अपील करता रहा। प्राइम मिनिस्टर हमारे अपीलेट अथॉरिटी थे, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला नहीं किया, फिर मैं कोर्ट में आया, एफएसटी फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, वहाँ केस, जब मैं केस जीतने पर आ गया, मुझे याद है आखिरी में एक दिन जज ने पूछा था तुम वकील हो, तो मैंने कहा नहीं, मैंने फार्मेसी की है मेरे। वेल, तो उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बहाल कर दिया। जब बहाल कर दिया, उसने कहा कि जो पुराना लेटर था विड्रॉ कर लिया, बहाल हो गया मैं। फिर 6 महीने बाद दोबारा उसी इल्ज़ाम पर इन्होंने नोटिस इशू कर दिया कि हम आपको दोबारा इंक्वायरी करना चाहते हैं। अब फैसल भाई, किसी एक इल्ज़ाम पर 2 सज़ा नहीं हो एक ही सकती। इल्जाम पे 2 दफा निकाल दिया। वो दूसरी दफ़ा भी उससे निकाल, जिस दिन गवर्नमेंट जा रही थी ना इमरान खान साहब की, बल्कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि आपके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। भाई प्राइम मिनिस्टर होता कौन है मेरे खिलाफ ख्वाहिश रखने वाला? क्या प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्टेड हूँ? दे रोट द लेटर, इन्होंने पूछा है एक दूसरे से, तरीका बताया जाए कैसे निकाला जाए। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी कैबिनेट, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी नेशनल रेगुलेशन। देखिए फैसल भाई, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मुझे बताएं क्या ऐसा इतनी बड़ी बात मैं कह सकता हूँ बगैर कागजों के? क्या किसी आदमी को 108 आप लगाते ना को वैसा आपने 1 करोड़ रुपए खा लिया, 1 करोड़ रुपए खा लिया। मैं भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का की पोस्ट का प्लेयर था। इल्जाम लगाते हैं ना, आप कहते हैं कि इनकॉम्पिटेंट आदमी है, आप कहते हैं इसको लेक्चर देना नहीं आता, आप कहते हैं इसको साइंस नहीं आती, आप कहते हैं इसने गलत काम किया है। फैसल भाई, जितने एक्शंस मैंने या मेरी मिसेस ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए हैं, जितनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के ऑपरेशन हमने यहाँ पे बंद किए हैं, जितनी प्रोडक्ट हमने विड्रॉल कराई है, पूरी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, इससे पहले की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिल के उसने नहीं किया होगा। इसीलिए मैं फारिग किया ना आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सिस्टम में रुकावट बन रही। पैदा अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने पैदा किया है, खुद से मैं पैदा नहीं हुआ, बस ठीक है। फिर सिस्टम में रुकावट की बात नहीं है फैसल भाई। आपके कायज़म ने, मेरे कायज़म ने कुछ असूल तय किए हैं, कुछ बातें हमें सपोर्ट के तौर पे बताई गई हैं, जस्टिस के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ऑफिसर को जो है, ऑफिसर को अपना काम करना चाहिए।
अब हमें तो बहरहाल हमें अंदाज़ा था फैसल भाई, 3 ही रास्ते होते हैं, या तो हज़रत इमाम हुसैन बन जाएँ, या कूफा बन जाएँ, या यज़ीद बन जाएँ। तो जब तो 3 ही रास्ते, खामोश नहीं रह सकते फैसल भाई। हर बात को रिकॉर्ड किया है और लिखा है, बाकी अल्लाह ने देखिए बचाया हुआ है, बैठे हुए हैं, बातचीत कर, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। बस भाई ये जो कहा जाता है कि कोई हुकूमत और अदालत मिलके जो है पॉपुलेशन वेलफेयर पे भी काम। फैसल भाई, पता है जिस भी आप कारपेट को उठाएँगे आपको डस्टी डस्ट नज़र आएगी। इससे कि पहले कभी भी दवाओं के ऊपर या सेहत के मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरा नहीं होता था। ये जो मुज़ाकरा किया गया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरे हुए थे। बाकायदा मुज़ाकरा किया गया था। अपने बेटे को, जिसका नाम नजमुल साकिब है, ये वाली इनकी ऑडियो आई है। जी, इसको मिलवाया गया वज़ीर आज़म से कि ये मेरे साहबज़ादे हैं। साहबज़ादे के दिल लगा हुआ था कि यार मेरे जो कज़न हैं, मेरी बहन के जो शौहर हैं, उनकी तो कंपनियाँ हैं। तो बहुत ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने हर ख्वाहिश पूरी नहीं की। ख्वाहिश बहुत ख़तरनाक थी। अच्छा। फैसल भाई, ख्वाहिश बहुत ख़तरनाक थी। नए नए पाकिस्तान में चाहते थे ना, पॉपुलेशन वेलफेयर के नाम से हर खातून को मेडिकल डिवाइस लगाई जाए। हर खातून। जी, ताकि वो कंट्रोल किया जाए। ये अब किसने प्लान बनाया था? अब प्लान बनाने के लिए ग्राउंड बना रहे थे वो। हाँ। अल्लाह का निज़ाम है ना, बाज़ दफ़ा हर चीज़ इतना ज़्यादा मांगोगे तो नहीं तो वो नहीं हो सका। नहीं हो सका। जी, उस मेडिकल डिवाइस से बहुत से लोग मरे वहाँ पे जर्मनी के अंदर। उसके अंदर बायर कंपनी की दवा से रिकॉल रिकॉल हुआ, वो जो बायर था, पता नहीं क्या नाम था, बहरहाल वो हुआ। खैर फैसल भाई, ये भी एक दुख बड़ी दास्तान है कि हम पूरा इन्वॉल्व थे तमाम खामोशी से इस मामले में करने में। मैंने कहा ना फैसल भाई, ये जो डिज़ाइन था ना, ये जो खाका बनाया गया था काम करने का, वो बड़ा मजबूत और बड़ा लचकदार था। इधर से गिरे उधर से पकड़ लो, उधर से गिरे इधर से पकड़ लो। तो हम समझते थे यार ये तो पूरा सिस्टम है, तो सिस्टम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत की आंखें इंसानों ने, अल्लाह ने इंसानों को दी हुई थी, जब भी आज सूरत हाल जो यहाँ तक पहुँची कि हर चीज़ कामयाब नहीं हुई। वैसे कोई और कोई खास वाकया कुछ सुनाना चाहें? फैसल भाई, आपका ये प्रोग्राम चल जाए, मैं कोई ऐसी बात नहीं सुनाऊंगा जो मैंने लिखी ना हो। बहुत बातें हैं फैसल भाई। बहुत मुश्किल मामला होता है जब हम लाचार आदमी की दवा जिसकी कीमत 3,000 हो और उसकी प्राइस हम 3 लाख रखते हैं। है 3,000 की दवा 3 लाख में बिकी है? हम फैसल भाई, आप चले जाइए अस्पताल में इस वक्त और उनसे दवा खरीदिए, कीमत मिलेगी 1,20,000। आप चले जाइए कंपनी वाले के पास, कीमत मिलेगी 1 लाख। आप चले जाइए दुकान में, कीमत मिलेगी 80,000। आप थोड़ा सा हम जैसे से रब्ता कीजिए, हम आपको 20,000 में इम्पोर्ट करवा देंगे। वही दवा। आप तो एक सरकारी असर आप इस्तेमाल भी करके करवा चलाएं। देंगे फैसल भाई। देखिए, बहुत सारे मामला हैं कैंसर की दवाओं में, किस तरह डॉक्टर को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि ये दवा लिखो। फैसल भाई, बाज़ दवाएं एक दो नहीं, बाज़ दवाएं पूरी दुनिया में नहीं उतनी नहीं इस्तेमाल होती जितनी सिर्फ आपके यहाँ अच्छा। इस्तेमाल होती बोले फिर इस पे किसी दिन प्रोग्राम करते है। हैं। मैं हाजिर हूँ। फिर आपने जो उबैद भाई का इंटरव्यू सुना, एक मालूमात का ख़जाना है पाकिस्तान में दवा साजी की सनत के हवाले से, सरकारी हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से, ये जो माफियाज का गठजोड़ है इसके हवाले से आने वाले वक्त में इनसे और भी प्रोग्राम करेंगे और आपको जो है अहम मालूमात पहुँचाएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।